ध्रुव, तुम खुद को बहुत बड़ा होशियार समझते हो ना। मैं अभी तुमको दिखाता हूँ कि तुम कितने बड़े गधे हो और जस्सी फैमिली क्या कर सकती है। इतना कहकर नकुल अपने पापा की तरफ मुड़कर बोला, पापा आप शुरू कीजिए। मुझे उन लोगों को दिखाना है कि आपकी शराफत का मजाक बनाने का क्या अंजाम होता है और जस्सी फैमिली कितनी पावरफुल है। नकुल की फैमिली का जिंदल फैमिली से बरसों का नाता था। दोनों के बीच फैमिली रिलेशंस थे। दोनों बिजनेस में एक दूसरे को सपोर्ट करते आ रहे थे। जस्सी फैमिली को इस बात से नफरत थी कि जिंदल फैमिली आगे कैसे बढ़ती जा रही है। निशा के आने के बाद जिंदल फैमिली एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रही थी। अब जिंदल फैमिली अपने बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को लेकर जस्सी ग्रुप से सलाह मशवरा नहीं लेती थी, जिससे जस्सी फैमिली का ईगो हर्ट होने लगा था। वो जिंदल फैमिली से छुटकारा पाना चाहते थे, पर नकुल तृप्ति को चाहता था। इस कारण अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं ले पा रहे थे। आज नकुल की तरफ से परमिशन मिलने के बाद जसमीत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। नहीं तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि जसमीत को इन सब में इन्वॉल्व होना पड़े। नकुल को ना तो किसी ने घर से भगाया था, ना ही किसी ने नकुल को एक शब्द भी गलत बोला था। एक तृप्ति ही थी जो नकुल से नाराज थी, पर उसमें भी गलती नकुल की ही थी। नकुल ने पूरे कॉलेज में तृप्ति को अपनी गर्लफ्रेंड बता रखा था। नकुल ने तृप्ति के घर आकर ऐसे बिहेव किया जैसे वो नकुल का ही घर हो, और तृप्ति के गेस्ट ध्रुव को घर से भगाने की भी कोशिश की। मना करने पर नकुल अब जिंदल फैमिली को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। निशा और उसके सभी अंकल को समझ में आ रहा था कि जसमीत सिंह जस्सी जानबूझकर इस बात को तूल दे रहा था। बच्चों की लड़ाई में कोई इस तरह के बिजनेस रिलेशन नहीं तोड़ता है। खैर, उस नकुल और उसके पापा जसमीत को पता नहीं था कि जिंदल फैमिली की मदद के लिए ध्रुव ढाल बनकर खड़ा हुआ था। ध्रुव ने नकुल की धमकी का मजाक बनाते हुए कहा, नकुल, मुझे सच में देखना है कि जस्सी फैमिली क्या कर सकती है, और तुम आराम से दिखा लेना जस्सी फैमिली कितनी पावरफुल है। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, पर एक बार अपने पापा से कहो कि जाकर अपना मोबाइल तो देख लें। उन्हें एंजल के इन्वेस्टर ग्रुप से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। जसमीत सिंह जस्सी जिंदल फैमिली को सबक सिखाने का मूड बना चुका था। उसे ध्रुव की बातें मजाक लग रही थी। जसमीत इस एंजल टीवी प्रोग्राम को लेकर काफी एक्साइटेड था। इस प्रोग्राम में उसे काफी अच्छा प्रॉफिट होना तय था, पर जसमीत ने इसमें इन्वेस्टमेंट किसी खास कारण से किया था। उसे पता चला था कि एंजल ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी मिस्टीरियस इन्वेस्टर ने किया था, जिसके सामने जसमीत कुछ भी नहीं था। जसमीत ने उस इन्वेस्टर का पता भी लगा लिया था और एक दिन पहले उसके बंगले में उससे मिलकर भी आया था। जसमीत उस इन्वेस्टर की नजरों में आना चाहता था और साथ ही उसके साथ अपने अच्छे संबंध बनाना चाहता था, पर फिर भी उसने अपना मोबाइल खोलकर देखा तो देखा ध्रुव सही कह रहा था। जसमीत को ग्रुप से निकाल दिया गया था। उधर इस बात से अनजान नकुल लगातार बोलता जा रहा था, पापा आप उसे समझा दो, इस टीवी शो में सबसे बड़ा पैसा आपका लगा है और उस ध्रुव को एक ही पल में बाहर निकाल सकते हो। अब जल्दी। बोलते बोलते नकुल की नजरें अचानक अपने पापा के चेहरे पर पड़ी तो चुप हो गया। जसमीत सिंह जस्सी ने जब देखा कि ध्रुव सही कह रहा था, उसे सच में ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था, वो परेशान लग रहे थे। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और चेहरे पर 12 बज रहे थे। पर किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एंजल शो के सबसे बड़े इन्वेस्टर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी। जसमीत ने जल्दी से एक मैसेज टाइप कर पूछना चाहा कि आखिर उसे ग्रुप चैट से बाहर क्यों निकाल दिया गया था। मैसेज भेजते ही जसमीत हैरान रह गया, क्योंकि उसका मैसेज जा ही नहीं रहा था, मतलब कि उसे ब्लॉक कर दिया गया था। जसमीत को कुछ समझ में नहीं आया। उसने हैरानी से कहा, आखिर ये हो क्या रहा है? जवाब में फोन की दूसरी तरफ से ध्रुव की आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे सब कुछ छीनना चाहते थे ना? क्या हुआ? मैं कितनी देर और इंतजार करूं? मुझे देखना है कि आखिर जस्सी फैमिली कितनी ताकतवर है। इस बार ध्रुव की टोन पहले से ज्यादा सख्त थी। जसमीत ने 100 करोड़ रुपए लगाए थे, पर उसे ऐसे निकाल दिया गया था जैसे कोई भिखारी को भगाता है। ध्रुव कई सालों से गरीबी में रहा था। उसने इतने सालों में काफी कुछ सहा था, पर अब बात अलग थी। अब वो जिंदल फैमिली को परेशानी में नहीं देख सकता था। तृप्ति और ध्रुव के बीच कभी कोई बात नहीं थी, फिर भी तृप्ति ने ध्रुव की माँ की मदद की थी। ध्रुव की माँ जब हॉस्पिटल में अपना खून बेचने गई थी, तब तृप्ति ने उसे रोका था। उस तृप्ति पर ध्रुव कभी आंच नहीं आने देगा। ध्रुव को लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान दिखा देनी चाहिए। जिस मिस्टीरियस इन्वेस्टर से जसमीत अपने रिलेशन बनाना चाहता था, वो और कोई नहीं, खुद ध्रुव गिल था। और जिससे मिलकर जसमीत अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव का बटलर निहाल था। उधर दूसरी तरफ नकुल ने भी अपने पापा का मोबाइल देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, नहीं,
ये नहीं हो सकता। आखिर ये अचानक कैसे हो गया? आज सवेरे ही पापा ने नकुल को बताया था कि पिछली रात वो एक टॉप लेवल के शख्स से मिलकर आए हैं और आज शाम तक पापा का पत्ता ही साफ हो गया था। कल रात नकुल के पापा जिस शख्स से मिले थे वो अधेड़ उम्र का काफी सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। वो अकेला ही पूरी दिल्ली को कई बार खरीद कर बेच सकता था, पर वो स्वभाव से काफी पोलाइट था और खुद को छिपा कर रखना पसंद करता था। उधर पापा का फोन देखकर जो हाल नकुल का था, इधर ध्रुव को देखकर वही हाल पूरी जिंदल फैमिली का था। ईशान जिंदल, निशा, तृप्ति और परिवार के बाकी लोग ध्रुव को हैरानी से देख रहे थे। ध्रुव को इतनी सख्ती से पेश आता देखकर अंधा भी गेस कर सकता था कि वो मिस्टीरियस बिजनेसमैन ध्रुव ही था जिसने जसमीत को एंजल इन्वेस्टर ग्रुप से बाहर निकाला था। ध्रुव ने सभी को एक्सक्यूज मी बोलकर अपना फोन उठाया और बाहर चला गया। ध्रुव के बाहर जाते ही सभी लोग हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। निशा के एक अंकल ने निशा को देखकर पूछा, आखिर ये ध्रुव है क्या चीज? दूसरे ने उसी टोन में जवाब दिया, हमारी समझ से परे। एक और अंकल की आवाज आई, और वो देखने में तो नहीं लगता कि इतना पैसे वाला होगा। मुझे तो अभी भी डाउट है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ईशान अंकल ने कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधे घंटे के अंदर जस्सी को बाहर निकाल दिया है। ये ध्रुव का काम है या महज एक इत्तेफाक? क्योंकि ध्रुव से जब कार का दाम पूछा तो वो बता नहीं पाया था। ईशान अंकल, अल्ट्रा रिच लोगों के लिए जरूरी नहीं कि वो कार की कीमत जानते ही हों। कार की कीमत हमारे जैसे लोगों के लिए मायने रखती है। हम जैसे गरीब लोग कार खरीदने से पहले कीमत जांचते हैं, पर जब अल्ट्रा रिच लोग कार खरीदने जाते हैं तो जिस चीज के बारे में वो सबसे कम ध्यान देते हैं वो होती है कार की कीमत। निशा की बात को ईशान अंकल ने अपना सिर हिलाकर सपोर्ट दिया, पर अभी भी वो लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में इतनी पावर कैसे हो सकती है कि जसमीत जैसे ताकतवर इंसान को ग्रुप से बाहर निकाल दे? इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल था। तभी तृप्ति ने इशारा किया। ध्रुव वापस आ रहा था। ध्रुव ने अपना फोन अपनी जेब में रखा और निशा के फोन पर नकुल से कहा, तुम्हारे आधे घंटे कब के बीत गए? तुम्हारी बातें ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही हैं। पर नकुल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव की आवाज में अचानक से इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। नकुल ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, ध्रुव, इतना एरोगेंस अच्छा नहीं। इतना दिखावा मत करो। हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि जिंदल फैमिली को कैसे तबाह करना है, और जो हम कहते हैं वो करते हैं। तुम अपनी आंखों से देखना जिंदल फैमिली कैसे तबाह होती है। नकुल की बात सुनते ही निशा ने अपने अंकल को इशारा किया कि देखो, वो सही कह रही थी। नकुल की बात पर ध्रुव ने बहुत शांति से जवाब दिया, नकुल, जिंदल फैमिली को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अभी तक मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है। इसके बाद ध्रुव की आवाज में अपने आप ही एक तरह का एरोगेंस आ गया था। उसने नकुल को धमकाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल रिच पीपल कैसे होते हैं। इसके बाद ध्रुव ने अपना फोन निकालकर किसी को फोन लगाया। ध्रुव ने केवल एक ही सेंटेंस में अपनी बात खत्म कर दी, इस जस्सी फैमिली के बिहेवियर से थोड़ा नाराज हूँ। ध्रुव की इस एक लाइन का मतलब निहाल अच्छे से जानता था। फोन की दूसरी तरफ से निहाल की आवाज आई, डोंट वरी ध्रुव सर, हम इस पर काम कर रहे हैं। निहाल ने एक छोटा सा जवाब दिया और बात खत्म हो गई। फोन की दूसरी तरफ से नकुल ध्रुव की बात सुन रहा था और ध्रुव का ये स्टाइल देखकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ध्रुव, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे तो अभी ही हंसी आ रही है। जब तुमको पता चलेगा कि हम कौन है और क्या कर सकते हैं तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम जानते ही नहीं हो कितने पावरफुल लोग हमारे साथ हैं। इतना कहते ही नकुल ने फोन काट दिया। इसके बाद नकुल ने अपने पापा जसमीत की तरफ देखकर पूछा, पापा, क्या चल रहा है? हम क्या करने जा रहे हैं? जसमीत खुद भी हैरान था और अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था। उसने नकुल को बताया, 20 साल के बिजनेस करियर में मैं कभी उसके जैसे इंसान से नहीं मिला। मैंने कल उसके साथ डिनर भी किया था। उसके हर मूवमेंट में एक रॉयल्टी थी। जान और शौकत में उसने रॉयल फैमिली को भी पीछे छोड़ दिया था। सही कहूं तो मैं हैरान था कि इतना पैसे वाला, इतना जेंटलमैन, इतना शानदार शख्सियत भी दिल्ली में रहती है। पर उसने जो किया वो मेरे एक्सपेक्टेशन से परे है। उसने एक शब्द किए बिना मुझे ग्रुप चैट से बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक कि उसने मेरे नंबर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसकी इस हरकत का एक ही मतलब है कि वो जस्सी फैमिली से आगे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अब बात केवल इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बात मेरी रेपुटेशन की है।
मुझे अपनी वैल्यू वापस पानी होगी। सबसे पहले मुझे उससे मिलकर सारी गलतफहमी सुधारनी होगी। नकुल पूरे ध्यान से अपने पापा की बात सुन रहा था। जसमीत की बात खत्म होती ही नकुल ने पूछा, तो पापा अभी हम क्या करने जा रहे हैं? जवाब में जसमीत ने नकुल को कुछ देर तक ऐसे ही देखा, फिर कहा, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे पहले और लोगों से बात करनी चाहिए। इतना कहकर जसमीत ने अपना फोन निकाला। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज्यादातर लोग दिल्ली की हाई क्लास के थे और वो उन सभी लोगों को अच्छे से जानता था। कुछ लोगों को कॉल करने के बाद जसमीत और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि चल क्या रहा है। नकुल ने पापा को ऐसे परेशान देखा तो पापा की हिम्मत बांधने के लिए पूछा, पापा अगर हम लोगों को इस टीवी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने का मौका ना मिला तो इसका हमारी फैमिली में कोई खास असर नहीं पड़ेगा, है ना? नकुल की बात सुनकर जसमीत का चेहरा थोड़ा और बिगड़ गया। उसने नकुल को समझाते हुए कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। जसमीत और भी कुछ कहना चाहता था पर चुप रहा। जब इस टीवी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने का मौका आया तब से ये मिस्टीरियस इन्वेस्टर भी सामने आया है। इस प्रोग्राम में प्रॉफिट कई गुना होने वाला है। इसका असर इन्वेस्टर पर भी पड़ेगा और उसी से आने वाले समय में किसी बिजनेस फैमिली का स्टेटस डिसाइड होगा। नकुल ने फिर पूछा, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? नकुल ध्रुव को सबक सिखाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसलिए वो तावला था कि कैसे भी उसे मौका मिले और वो अपना बदला ले सके। इसलिए नकुल बार बार अपने पापा से पूछ रहा था। उधर जिंदल फैमिली ने बगैर तैयारी के ही जस्सी फैमिली से मुंह मोड़ लिया था। सब कुछ इतना अचानक और तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी सोचने का समय तक नहीं मिला। नकुल ने बात करते वक्त कहा था कि वो लोग काफी समय से जिंदल फैमिली से छुटकारा पाना चाहते थे और अब जिंदल फैमिली को बर्बाद करके रख देंगे। पूरी जिंदल फैमिली डरी हुई थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई ताकत उन्हें किसी पहाड़ी के ऊपर खींच रही हो। अगर उन्होंने अपने कदम वापस खींचे तो पता नहीं कहाँ जाकर गिरे और आगे कदम रखने पर उनको भरोसा नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक बात तो तय थी कि इस खेल में या तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे या उनके पास ऊपर उठने के नए मौके आएंगे। निशा रिस्क लेने वालों में से थी पर पूरी फैमिली ऐसी नहीं थी। निशा के एक अंकल ने निशा को देखकर पूछा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? वो जस्सी कह रहा था कि उसने काफी पहले से तैयारी कर रखी है। निशा खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसे में क्या करना चाहिए। उसने अपने सभी अंकल की तरफ देखकर कहा, जस्सी फैमिली से आजाद होना मेरे प्लान में शामिल था, पर ये मौका इतनी जल्दी आ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। उसके बाद निशा ने ध्रुव की तरफ देखकर पूछा, ध्रुव क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जो हमारी मदद कर सके? सभी की नजरें ध्रुव पर टिकी हुई थी। सभी ध्रुव का जवाब सुनने को बेताब थे। आई थिंक हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? सभी की नजरें ध्रुव पर टिकी थी। जिंदल फैमिली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से गुजर रही थी और ध्रुव को डिनर की पड़ी थी। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। ऐसे मौके पर खाने का नाम कौन लेता है? सारे अंकल्स ऑफ कोर्स कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और ध्रुव पर नाराज दिखाई दे रहे थे। केवल निशा ही थी जो ध्रुव की बात पर मुस्कुराती। उसे महसूस हो गया था कि जिंदल फैमिली को कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले खाना खा लें, फिर बातें होती रहेंगी। निशा ने पहले भी एक बार ध्रुव का करिश्मा देखा था। निशा जानती थी कि लोहिया फैमिली केवल 1 घंटे में ही जमीन पर आ गई थी। उस दिन निशा वहीं थी और लोहिया फैमिली के सारे सप्लायर्स, पुराने पार्टनर्स, उनके सारे टॉप एम्प्लॉइज, यहाँ तक कि बचपन के दोस्त भी लोहिया को छोड़कर चले गए थे। 1 घंटे बाद लोहिया फैमिली के सभी लोग घुटने के बल बैठकर माफी मांग रहे थे। यहाँ तक कि चुराया हुआ कैलिफोर्नियम भी वापस करने को तैयार हो गए थे। निशा बेफिक्र थी कि अगर ध्रुव इतना मस्त दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसने सारी तैयारी कर ली होगी। इसलिए निशा ने तृप्ति को इशारा किया। तृप्ति ध्रुव को डाइनिंग टेबल पर ले गई और मुस्कुराते हुए बोली, आओ ध्रुव, आज तुम मेरी माँ के हाथ का खाना खाकर बताओ। इतना कहते ही तृप्ति ध्रुव को खाना सर्व करने लगी। ध्रुव आज दिन भर भूखा था। खाना खाते ही ध्रुव खाने पर ऐसे टूटा जैसे कई सालों से खाना न खाया हो। अपनी डाइट का आधे से ज्यादा हिस्सा खाने के बाद ध्रुव की नजर बाकी सब लोगों पर पड़ी तो देखा कि किसी ने भी अभी तक खाना शुरू नहीं किया था। ये देखकर ध्रुव ने झेंपते हुए कहा, क्या बात है, आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि कोई इस समय खाना खाने के मूड में नहीं था। डर के कारण सभी की भूख मर चुकी थी। ऐसे में एक निवाला भी गले के नीचे कैसे उतरता? तृप्ति ने ध्रुव का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, जब तुम्हारा हो जाए तो प्लीज हमें बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है। तृप्ति ने ध्रुव का हाथ पकड़ा था
पर फिर भी वो अपने परिवार वालों के सामने एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठी थी। तृप्ति और ध्रुव ने अभी तक आपस में कोई बात नहीं की थी, पर तृप्ति को लगता था कि ध्रुव उसका बॉयफ्रेंड है। हालांकि उन दोनों ने अभी तक फॉर्मली इस बारे में बात नहीं की थी। ध्रुव ने पेट भर खाना खाया, सभी उसके पेट भरने का इंतजार कर रहे थे, पर ध्रुव ने इसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाने के बाद ध्रुव ने सभी को थैंक्स कहा। आज रात का खाना सचमुच बहुत ही शानदार था। तृप्ति, आंटी ने कमाल का खाना बनाया। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। आंटी के हाथों का स्वाद चखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मैं आंटी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने घर में जो स्वागत दिया और मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, आपका प्यार और अपनापन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज रात मेरे लिए बहुत ही खास थी। मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा। सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल। और अंत में ध्रुव ने कहा, अब मुझे परमिशन दीजिए, मुझे जाना होगा। ध्रुव के इस तरह से जाने की बात सुनकर जिंदल फैमिली में सभी का मुंह बन गया। लोगों का बस चलता तो शायद ध्रुव को मार भी देते। इतनी देर से सभी लोग ध्रुव का प्लान सुनना चाहते थे और ये खाना खाकर किसी सेलिब्रिटी की तरह थैंक्स स्पीच देकर जाने की बात कर रहा है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ? जिंदल फैमिली आईसीयू में पड़ी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ध्रुव है। और जब उससे पूछा कि ऐसे में अब क्या करना है, तो खाना खाकर जाने की बात कर रहा था। अंत में ईशान अंकल से रहा नहीं गया और वो गुस्से में खड़े होते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान अंकल को लग रहा था कि ध्रुव उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है, पर वो ऐसे ही जाना चाहता था, जिससे पता चलता है कि वो जिंदल फैमिली को उसके हाल पर छोड़कर जाना चाहता है। जिस पर ध्रुव ने समझाते हुए कहा, मेरा आप लोगों को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जब तक मैं हूँ, जिंदल फैमिली का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर ध्रुव खड़ा हुआ और निशा को देखकर पूछा, निशा, क्या आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहेंगी? मैं आपको अपनी कार दिखाना चाहता हूँ। ध्रुव की बात का मतलब निशा अच्छे से जानती थी। ध्रुव निशा को अकेले में कुछ समझाना या बताना चाहता था। ध्रुव ने निशा को इसीलिए बुलाया क्योंकि पूरी जिंदल फैमिली में वो ही थी जो थोड़ी बोल्ड और केपेबल थी। इसके अलावा एक वो ही थी जो रिस्क लेने को तैयार थी। निशा काफी स्मार्ट और रीजनेबल थी। अगर ध्रुव जस्सी फैमिली को सबक सिखाना चाहता है तो उसे निशा को भी इन सब में शामिल करना होगा। निशा राजी थी। इसके साथ ही ध्रुव निशा को लेकर बाहर आया। निशा ने पूछा, क्या मैं ड्राइव कर सकती हूँ? निशा को स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी। इसके अलावा ड्राइविंग करने के पीछे उसका सोचना ये था कि जब ध्रुव उसे अपना आगे का प्लान समझाएगा तो डिस्टर्ब ना हो। गाड़ी चलाते वक्त वो अपनी बात ठीक से नहीं बता पाएगा। ध्रुव ने गाड़ी की चाबी निशा को दे दी और खुद बगल वाली सीट पर बैठ गया और दोनों चल दिए। ध्रुव ने तृप्ति को बाय बोलते हुए कहा, बाय तृप्ति, तुम लोग चिंता मत करना, जिंदल फैमिली को कुछ नहीं होगा। इसके बाद ध्रुव ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, ईशान अंकल, आप लोग कुछ और कंपनीज को अक्वायर करने के लिए तैयार हो? जस्सी फैमिली जल्द ही कई कंपनी से हाथ धोने वाली है। ध्रुव की बात सुनकर ईशान की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव पर विश्वास करे या ना करे। उन्हें बस इतना समझ में आया कि ध्रुव नाम का ये लड़का काफी एरोगेंट है और उसे खुद पर बहुत विश्वास है। ध्रुव को शायद पता भी नहीं है कि जस्सी फैमिली की पहुंच कहाँ तक है, उनका बिजनेस कितना बड़ा है और उनके पास कितने पैसे हैं। ध्रुव निशा के साथ बैठकर चल दिया। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद निशा ने पूछा, वैसे ध्रुव, तुम्हारा घर कहाँ है? ध्रुव ने जवाब दिया, जल्दी ही तुमको पता चल जाएगा। ध्रुव, क्या तुम यहाँ रहते हो? निशा देखकर हैरान थी। ध्रुव निशा को लेकर द मिडलटन रिजॉर्ट में आया था। ये होटल अपनी एक ऐतिहासिक विरासत और शानदार आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में फेमस था। यहाँ पर कुछ शानदार कॉटेजेस थे जो किसी शानदार बंगले की तरह बनाए गए थे। यहाँ रुकने का किराया लगभग 10 लाख रुपए रोज का था। ये दिल्ली का सबसे महंगा रिजॉर्ट था। निहाल ने ध्रुव और अपने लिए यहाँ एक बंगला अपने नाम पर हमेशा के लिए बुक करवा लिया था। यहाँ आने वाला शख्स मामूली इंसान तो हो ही नहीं सकता था। आम इंसान चाहे जितने पैसे कमा ले, पर फिर भी यहाँ डिनर के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ केवल वही लोग आ सकते थे जिन्होंने यहाँ की मेंबरशिप ली हो। निशा इस जगह को अच्छे से जानती थी, पर अभी भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ध्रुव जैसा लड़का यहाँ रहता होगा। निशा ने हैरानी से पूछा, क्या घर में तुम्हारा पेट नहीं भरा जो यहाँ डिनर करने आ गए? ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, घर का खाना मेरे लिए किसी लग्जरी से कम नहीं। मैं यहाँ तुम्हें किसी से मिलाने लाया हूँ। इसके बाद ध्रुव ने निशा को कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और सीधे
तो मिडलटन रिजॉर्ट में अपने बंगले की तरफ चल दिया, पर निशा देखकर हैरान थी। उसने ध्रुव को आवाज लगाकर पूछा, ध्रुव, ये तो नकुल की कार है। वो आज हमारे यहाँ इसी कार में आया था। पर ध्रुव ने मुस्कुराकर केवल एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दी। मैंने तुमसे कहा ना, हम लोग किसी से मिलने आए हैं। तुम किससे मिलने आए हो? निशा थोड़ी उतावली हो रही थी, पर ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा अपने होठों पर उंगली रखकर निशा से चुपचाप अंदर आने को कहा। निशा को उस पर हंसी आ गई। ध्रुव को समझ में नहीं आया कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी। उसने निशा से पूछा तो निशा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ याद आ गया। मैंने कभी पढ़ा था, When a tiger is working, other animals should be quiet. निशा की बात पर दोनों हंस पड़े। इसके बाद दोनों चुपचाप रिजॉर्ट के अंदर चले गए। उधर मिडलटन रिजॉर्ट में नकुल और जसमीत काफी देर से एंट्रेंस पर बैठे इंतजार कर रहे थे। दोनों ने अपने हाथ में एक गिफ्ट लिया हुआ था और दोनों निहाल का इंतजार कर रहे थे। जसमीत सिंह जस्सी ने अपने बेटे नकुल को समझाते हुए कहा, देखो नकुल, आज पहली बार मैं तुमको ऐसी खास शख्सियत से मिलाने लाया हूँ। अब तुम बड़े हो गए हो। हम लोग ऐसे टॉप क्लास के हाईली रिच और केपेबल लोगों से मिलते हैं जो ज्यादा हम्बल और ज्यादा पोलाइट होकर बात करते हैं। हमें बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर बैठे लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं। जब हम उनको सुनेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि कैसे और ज्यादा टैक्टफुली अपना काम करें। और हाँ, एक बात और, ऐसे लोगों के सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते हैं। जसमीत की बात को नकुल बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि उसके पापा किसी भी सूरत में इस टीवी प्रोग्राम में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं खोना चाहते थे। उसने अपने पापा को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। नकुल जानता था कि ये टीवी प्रोग्राम जस्सी फैमिली के लिए क्या मायने रखता है। इसके अलावा नकुल इस जगह पर आकर पैसों की चमक दमक देखकर वैसे ही प्रेशर में आ गया था, इसलिए नकुल कुछ हद तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने को तैयार था। तभी निहाल भी आता दिखाई दिया। निहाल अपने शानदार सूट और मोटे ग्लासेस के कारण काफी प्रोफेशनल लग रहा था। उसे देखते ही जसमीत ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम जसमीत है। क्या आपको याद है कल मैं आपसे मिला था? जसमीत का नाम काफी पैसे वाले लोगों में था, पर निहाल के सामने वो ऐसे पेश आ रहा था जैसे प्राइड और डिग्निटी जैसी किसी चीज का कोई मायने ही ना हो। वहीं नकुल निहाल को देखकर हैरान था। उसने अपनी लाइफ में इतना डैशिंग और हैंडसम एग्जीक्यूटिव नहीं देखा था। निहाल की पर्सनालिटी का एक दबाव था जिसके सामने नकुल खुद को बहुत छोटा इंसान समझ रहा था। निहाल जसमीत से बात करने लगा, पर निहाल की नजर दरवाजे पर थी, क्योंकि ध्रुव भी निशा के साथ अंदर आ रहा था। नकुल ने जैसे ही निशा और ध्रुव को आते देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकते हुए बोला, तो इतनी जल्दी खबर तुम लोगों तक भी पहुंच गई? तुम लोग निहाल सर से मिलने यहाँ तक आ गए और सोचते हो कि वो तुम्हारे जैसे भिखारी को भी अपना कीमती समय देंगे? इतना कहकर नकुल ध्रुव और निशा का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ध्रुव को इस सिचुएशन में मजा आ रहा था। बेचारे नकुल को पता ही नहीं था वो और उसके पापा जिस शख्स से मिलने आए हैं, नकुल उसका ही रास्ता रोककर खड़ा है। ध्रुव ने बनावटी गुस्सा दिखाकर नकुल को कमांडिंग टोन में कहा, नकुल मेरे सामने से हट जा। नकुल को ध्रुव का इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया। वो गुस्से में फुसफुसाते हुए बोला, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? इतना कहकर नकुल ने ध्रुव को कंधे से धक्का मारते हुए कहा, ध्रुव, हम इस वक्त द मिडलटन रिजॉर्ट में है, इसीलिए मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, नहीं तो। ध्रुव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए धक्का मारकर आगे बढ़ना जरूरी समझा और नकुल ने उसे रोकने की कोशिश की। इस धक्का मुक्की में नकुल के हाथ से रेड वाइन छलक कर ध्रुव के कपड़ों और जूतों पर गिर गई। ये देखकर निहाल जसमीत से बात करना छोड़कर तेजी से एक नैपकिन पेपर का रोल दौड़ता हुआ लेकर आया। इधर नकुल ने ध्रुव को डांटते हुए कहा, ध्रुव के बच्चे, तुमने क्या किया? इस रेड वाइन की कीमत जानते हो तुम? इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और तुम निशा, क्या तुमको लगता है कि इस जगह तुम आ भी सकती हो? नकुल ने जानबूझकर सारा ब्लेम ध्रुव और निशा पर डाल दिया। तभी उसने निहाल को आते देखा तो सीरियस टोन में बोला, आई एम सॉरी निहाल सर, इसे ठीक से चलना भी नहीं आता, पर आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पापा से बात कीजिए, मैं इसे देखता हूँ। और निहाल ने जैसे उसकी बात ही न सुनी हो, उसने ध्रुव की शर्ट से रेड वाइन को पूछते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर गिल, ये सब मेरी गलती से हुआ है। निहाल को ऐसे बिहेव करता हुआ देखकर नकुल, जसमीत और निशा तीनों ही बहुत हैरान थे कि क्या निहाल इस स्पाइनलेस ध्रुव के सामने ऐसे बिहेव कर रहा है। नकुल हैरान था कि निहाल ध्रुव को मिस्टर गिल क्यों कह रहा है। वहीं जसमीत सोच रहा था ये लड़का कौन है जिसके लिए निहाल जैसा शख्स भी दौड़ कर गया।
ध्रुव सर, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, अदरवाइज मैं किसी को यहाँ आने नहीं देता। निहाल ने अपने हाथ में सिर्फ नैपकिन का एक पूरा बंडल ले रखा था और वो ध्रुव के कपड़ों से वाइन साफ करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने निहाल के हाथों से नैपकिन लेते हुए कहा, तुम नहीं निहाल, मेरे कपड़ों से वाइन ये साफ करेगा। ध्रुव ने नकुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। नकुल को लगा उसने गलत सुन लिया है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाकर ध्रुव को बाहर भिगवाने वाला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव जैसा इंसान द मिडलटन रिजॉर्ट में क्या कर रहा है। वहीं ध्रुव की बात पर निहाल ने कहा, ध्रुव सर, इट्स ओके, मैं साफ कर देता हूँ। नकुल देखकर हैरान था कि निहाल ध्रुव को कितनी इज्जत दे रहा है। अभी 1 मिनट पहले नकुल ने जब निहाल को देखा था तो उसे लग रहा था जैसे कोई शख्स दूसरी दुनिया से आ गया हो। पीछे से जसमीत भी तेजी से आ गया। उसने अपने बेटी नकुल से पूछा, ये लड़का कौन है? नकुल, क्या तुम इसे जानते हो? नकुल अपनी सांस रोक कर खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पापा को ध्रुव के बारे में क्या बताए। उधर ध्रुव ने निहाल को रोकते हुए कहा, नहीं निहाल, उसे करने दो। ध्रुव जानता था कि नकुल ने जानबूझकर उसके ऊपर रेड वाइन गिराई थी। वहीं ध्रुव के पीछे खड़ी निशा उसे देखकर हैरान थी। सभी देख रहे थे। यहाँ आते ही ध्रुव किसी बॉस की तरह बिहेव कर रहा था। निहाल भी उसे बॉस की तरह ही इज्जत दे रहा था। नकुल ही नहीं, जसमीत को भी हैरानी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था एक जवान लड़का निहाल जैसे हाई क्लास इंसान को ऑर्डर क्यों दे रहा है। इससे भी बढ़कर हैरानी की बात यह थी कि निहाल उसका कहना ऐसे मान रहा था जैसे कोई नौकर अपने मालिक का कहना मानता हो। जसमीत ने बात छेड़ने की कोशिश की और बहुत पोलाइटली पूछा, सर, क्या मैं जान सकता हूँ? मेरा मतलब, I mean to say, what is going on? जसमीत को शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि कैसे पूछे कि ये लड़का कौन है। इसलिए सवाल पूछने पर वो बहुत नर्वस लग रहा था। पर जसमीत एक बात अच्छे से जानता था कि जो शख्स मिडलटन रिजॉर्ट में रुका है वो कोई छोटा मोटा इंसान तो होगा नहीं। जसमीत की बात पर निहाल ने उसे देखकर नाराजगी के साथ कहा, सर का नाम ध्रुव गिल है, मैं इनका बटलर हूँ। आप जिस शो के बारे में बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ध्रुव सर का ही है। क्या? निहाल की बात सुनकर जसमीत और नकुल दोनों ही हैरानी से बुत बनी खड़ी रहे। वहीं ध्रुव के पीछे खड़ी निशा भी हैरानी से ध्रुव को देख रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। निशा को अब समझ में आया कि डिनर के समय ध्रुव इतना शांत और कॉन्फिडेंट कैसे था। अब पता चल रहा है कि जिस मिस्टीरियस इन्वेस्टर की बात वो कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव ही था। पर ध्रुव का इंट्रोडक्शन केवल इतना ही नहीं था कि वो बहुत पैसे वाला था। असल में वो पैसे के साथ साथ काफी पावरफुल और इंटेलिजेंट भी था, क्योंकि अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करने के लिए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजन की जरूरत होती है। क्यों इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमिक एनालिसिस से लेकर मार्केट टेस्टिंग और मार्केट की जरूरत को समझना होता है। इस बारे में सोचते ही निशा को लगा कि उसे ध्रुव से प्यार ना हो जाए। उसे आज तृप्ति से जलन हो रही थी। वहीं जसमीत सिंह जस्सी कांप रहा था। तो ये ध्रुव था जिसे उसने ग्रुप चैट से बाहर निकाला था। इतना ही नहीं, उसके बेटे नकुल ने उस पर रेड वाइन भी गिराई थी। जसमीत की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत नकुल को डांटते हुए कहा, जाओ और जाकर साफ करो। जसमीत की बात सुनकर नकुल ने अपनी सफाई में जवाब दिया, पर पापा, वो आकर मुझसे मिल गया था, उसकी गलती के कारण उसके कपड़े गंदे हुए थे। नकुल की बात पर जसमीत ने गुस्से में उसे झाड़ते हुए कहा, मैंने कहा जाओ और जाकर उनके कपड़े साफ करो। क्या तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती है? जसमीत की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। इस जगह वो अपने बेटे पर हाथ नहीं उठा सकता था, नहीं तो अभी तक नकुल के गाल लाल हो चुके होते। नकुल की आंखों में गुस्सा था। वो किसी भी सूरत में ध्रुव जैसे लड़के के जूते साफ नहीं कर सकता था, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसके और ध्रुव के बीच का गैप जमीन और आसमान के बराबर था। वो हिचकिचा रहा था और जसमीत आंखों ही आंखों में उससे मदद की भीख मांग रही थी। नकुल जब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा तो जसमीत ने कहा, ठीक है, तो मैं ही साफ कर देता हूँ। जसमीत की बात सुनकर नकुल अपने दांत पीसता रह गया। इस वक्त नकुल इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। कॉलेज में ध्रुव को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बुली किया था उसमें एक नाम नकुल का भी था। कई बार तो नकुल को लगता था कि ध्रुव जैसे स्पाइनलेस लड़के को बुली करने में कोई मजा नहीं, पर आज हालात में ऐसी करवट पलटी कि नकुल भी हैरान था। ध्रुव आज कोई भी रियायत देने वाला नहीं था। आज हालात ये थे कि नकुल अपने पापा के साथ जिस मिस्टीरियस अरबपति आदमी से मदद मांगने आया था वो खुद ध्रुव ही था। अब तक नकुल के पापा जसमीत ध्रुव के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। नकुल ने आगे बढ़कर अपने पापा को मना किया और वेटर से कुछ टिश्यूज मंगवाए।
धीरे धीरे वहां लोग जमा होने लगे थे। नकुल ने अपने पापा को रोकते हुए कहा, ठीक है पापा, अगर आप ये चाहते हो तो मैं ही साफ करता हूँ। और ध्रुव के कपड़े साफ करने के लिए आगे बढ़ा। पर तभी ध्रुव ने अपनी कोट को उतारकर निशा को देते हुए कहा, मैम आप प्लीज इसे पकड़ेंगी क्या? ये अभी इस लायक नहीं हुआ है कि मेरे कपड़े साफ करे। निशा ने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। ओके। ध्रुव की इस हरकत का एक ही मतलब था कि जब तक ध्रुव है जिंदल फैमिली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नकुल ध्रुव के कपड़े से रेड वाइन साफ करने आया था। ध्रुव ने अपने कपड़े उतार दिए। इसका मतलब साफ था कि ध्रुव नकुल से अपने जूते साफ करवाना चाहता था। नकुल की नजर वहां खड़े लोगों पर गई जो उसे देख रहे थे, जैसे किसी लाचार बेसहारा इंसान को देख रही हूँ। रिजॉर्ट के इस हॉल में लोगों की भिनभिनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है ये जो अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से दोस्ती करना चाहता है? ये तो मुझे जसमीत जस्सी लग रहा है। दोनों बाप बेटों ने अपनी जिंदगी में इतना अपमान कभी नहीं सहा था। अचानक से नकुल को लगा जैसे वो ध्रुव के सामने बहुत ज्यादा झुक गया है। अचानक से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई। नकुल ने गुस्से में कहा, ध्रुव, तुम्हें मेरे साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। क्या होगा अगर हमें इस शो में पैसे लगाने का मौका ना मिला तो? भाड़ में जाओ। पापा चलो, अब ये केवल एक टीवी शो है। अगर तुम इसमें पैसे ना भी लगाओ तो हमारी इतनी हैसियत है कि जिंदल फैमिली को बर्बाद कर सकते हैं। इतना कहकर नकुल चल दिया। हालांकि जसमीत के दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन था। जसमीत की नजर ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव की आंखों में कोई भाव नहीं था। जसमीत को लगा कि उसका लड़का मूर्ख है, जिसे अभी तक समझ में नहीं आया कि ध्रुव जैसे इन्वेस्टर के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए। जसमीत अपनी जगह पर खड़ा अभी भी सोच रहा था। नकुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कहीं उसके पापा ध्रुव के जूते न साफ करने लग जाएं। इसलिए उसने एक टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाते हुए कहा, पापा चलो अब। उधर लोगों के बीच खुसर फुसर चल रही थी। आज जस्सी को पता चला होगा कि दूसरों पर क्या बीतती है। ये लोग अपने से कमजोर लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। ये लोग अच्छे इंसान नहीं है। इनके मन की ना हो तो ये ऐसे ही बखेड़ा करने लगते हैं। आज इनको इनकी हैसियत पता चली होगी। जब जसमीत के कान में ये बात पड़ी तो वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। अगर आज चले गए तो आगे कभी इस इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा। तभी नकुल गुस्से में वापस आया और जसमीत के हाथ से गिफ्ट छीनकर एक कचरे के डब्बे में डालकर बोला, पापा वो हमारे साथ जानबूझकर गेम खेल रहा है। आपको क्या लगता है वो हमें दूसरा मौका देगा क्या? तो मिडलटन रिजॉर्ट में ऊपर से नीचे तक लोग उन लोगों को ही देख रहे थे। जसमीत के पास कहने सुनने का कोई मौका ही नहीं था। तो नकुल ने उसे समझाते हुए कहा, पापा अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारे पास अच्छे कनेक्शंस हैं। आप शहर में कई लोगों को जानते हो और ये लोग अभी अभी दिल्ली में आए हैं। उनके कनेक्शंस भी कम होंगे और अगर होंगे भी तो अनस्टेबल होंगे। नकुल की बात पर जसमीत ने अपना सिर हिलाकर अपना समर्थन दिया। पर एक बात जो दोनों बाप बेटों को पता नहीं थी वो ये थी कि जसमीत की कंपनी के ज्यादातर शेयर होल्डर्स अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर चुके थे और कुछ बोर्ड मेंबर्स जिनके पास जसमीत की कंपनी की 10% की हिस्सेदारी थी, उन सभी ने एक साथ रिजाइन कर दिया था। जिन बैंक से उन्होंने लोन लिया था उन बैंक्स ने उन्हें लोन चुकाने के मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए थे। बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ रात को इस समय कंपनी के कई एग्जीक्यूटिव रिजाइन करने लगे थे और अब जसमीत के पास भी खबरें आने लगी थी। अब जाकर जसमीत को समझ में आ गया था कि उसने किससे पंगा लिया था। अचानक जसमीत गुस्से में फूट पड़ा। उसने नकुल को धक्का देते हुए कहा, ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने ही ध्रुव को बेइज्जत करने की कोशिश की। अगर तू ना होता तो ध्रुव इतना नाराज ना होता। नकुल जानता था कि सच में ये सब उसी का करा धरा है, इसलिए उसने अपने पापा से कहा, पर पापा मुझे क्या पता था कि ये फर्नीचर इतना पैसे वाला निकलेगा। एक बार उसे देखो और उसके बटलर को देखो, ये कहीं से भी पैसे वाला दिख रहा है। अभी दोनों बाप बेटों के बीच बहस चल रही थी और द मिडलटन रिजॉर्ट के बाहर एक विदेशी नंबर प्लेट की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर में जब दोनों बाप बेटे बाहर निकले तो कार उनके बिल्कुल बगल में आकर रुकी। अभी दोनों कुछ समझ पाते कि कार के अंदर से एक आदमी निकलकर बाहर आकर खड़ा भी हो गया और जसमीत से बोला, सर मैं जानता हूं इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। नकुल ने उसे ध्यान से देखा। वो अपने हाव भाव में काफी हद तक निहाल जैसा लग रहा था। दोनों के सूट भी लगभग एक जैसे ही थे, पर यह शख्स निहाल के मुकाबले ज्यादा जवान था। नकुल ने पूछा, पर आप कौन हो? नकुल के सवाल पर उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं।
फर्क इससे पड़ता है कि मैं क्या करने आया हूँ, और अभी आप बस इतना समझिए कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर जसमीत और नकुल के मुंह से एक साथ निकला। क्या? पर नकुल ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब आप मेरी क्या मदद करना चाहते हैं? वो शख्स काफी फ्रेंडली लग रहा था। उसने तुरंत नकुल के कंधे पकड़कर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम लोगों के इन्वेस्टमेंट में किसी फॉरेनर की दखल को रोका जा सके। ओके, चलो छोड़ो ये सब। मैं सारा सच तुम्हें सिंपली बताता हूँ। ध्रुव सच में एक गरीब लड़का है, जैसा कि तुम खुद जानते हो, पर अचानक से उसे बहुत पैसा मिल गया है। और यहाँ मैं तुम्हारी मदद इसलिए ही कर रहा हूँ कि देश के बाहर बैठी ताकतें कामयाब ना हो पाए, ध्रुव को उसकी गलती की सजा मिले और वो वापस अपनी पुरानी हालत में पहुंच जाए। नकुल और जसमीत उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वो आदमी कुछ हद तक बात सही कह रहा था। इतना सारा पैसा एक बार में नहीं कमाया जा सकता है, और ध्रुव सच में काफी फटीचर था। नकुल ने हैरानी से पूछा, वापस पुरानी हालत में? नकुल की समझ में नहीं आया कि वो शख्स कहना क्या चाहता था, पर नकुल के मन में ध्रुव के लिए जो गुस्सा था वो उसे रोक नहीं पा रहा था। इसलिए नकुल ने पूछा, तुम जानते भी हो ध्रुव कितना पैसे वाला है? नकुल तो ये भी नहीं जानता था कि ध्रुव के पास कितने पैसे हैं और उसे बर्बाद करने में कितना समय लगेगा। उस शख्स ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं ध्रुव से भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ कि उसके पास कितने पैसे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मेरे पास ध्रुव से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन है और मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इतना कहकर उस शख्स ने अपनी जेब से कार्ड निकालकर कहा, पर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन कैसे होगा? चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तुम लोगों को एंजल नाम के एक टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया है ना? उस शख्स से मिलने के बाद जसमीत ठीक से सांस लेना तक भूल गया था, पर जैसे ही उस शख्स ने पूछा तो जसमीत ने तुरंत गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा किया। इसके बाद उस शख्स ने और भी कई बातें बताई। जसमीत और नकुल हैरान थे कि उस शख्स को इतनी मामूली बातें भी कैसे पता हैं। ये टीवी शो वाली बात अब जसमीत की इज्जत पर आ गई थी। उसे एक शो से बाहर कर दिया गया था। जब लोगों को पता चलेगा तो वो जसमीत को इज्जत देना बंद कर देंगे। जसमीत ध्रुव से बदला लेना चाहता था, पर अभी तक कहा नहीं जा सकता था कि जो शख्स सामने खड़ा था वो सच में ध्रुव का दुश्मन था या ध्रुव का भेजा हुआ कोई एजेंट था। पर फिर भी अगर जसमीत को कुछ फायदा दिखाई दिया तो वो उस शख्स से हाथ मिलाने को तैयार था। कौन था ये शख्स? ये ध्रुव का एजेंट था या दुश्मन? क्या शो में विलन की एंट्री हो चुकी थी? ये हमारा बैंक कार्ड है। आई थिंक इतने रुपए काफी होंगे तुम्हारे लिए। तुम लोग एक नया टीवी शो बनाओ जो एंजल जैसा ही हो, और मैं तुम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि तुम लोग जो भी करो जल्दी करो। मैं चाहूंगा कि ध्रुव गिल से पहले तुम लोग अपना शो लॉन्च कर दो। उसकी बात सुनकर दोनों बाप बेटे हैरान थे। वो शख्स कमाल का था। उसके पास जसमीत और नकुल की हर जानकारी थी, यहाँ तक कि वो ध्रुव के बारे में भी जानता था। इसके अलावा वो अपना कार्ड देकर एंजल जैसा शो लॉन्च करने का कह रहा था, वो भी ध्रुव से पहले। जसमीत को इसमें कोई बुराई नहीं दिखी। एंजल से बाहर निकाले जाने पर जसमीत वैसे ही काफी नाराज था। अगर उसे अपनी इज्जत वापस पानी है तो उसे ध्रुव के शो से पहले ही एंजल लेवल का शो उतने ही ग्रैंड लेवल पर ध्रुव से पहले लॉन्च करना ही होगा। जसमीत को खुद पर विश्वास था। उसे लग रहा था कि वो ये काम आसानी से कर लेगा। कार्ड लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसे आज तक कभी किसी ने इतने पैसे एक साथ नहीं दिए थे। पर कार्ड देते वक्त उस शख्स ने आगे कहा, हम लोग सभी जगह सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए हम लोग आप पर डिपेंड करते हैं। उस शख्स ने जसमीत को समझाते हुए कहा। जसमीत इस बात का मतलब अच्छे से जानता था। उसने कहा, डोंट वरी सर, मैं एक नया टीवी प्रोग्राम बनाऊंगा और उससे भी बेहतर बनाऊंगा, और मैं आपको पैसे के बदले अच्छा रिटर्न भी दूंगा। जसमीत की बातों में कमिटमेंट था। जसमीत की बात सुनकर उस शख्स ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी कार में बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद देर तक जसमीत का दिल धड़कता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे खूब अंधेरे में उसे रोशनी की कोई किरण दिखाई दी हो। जसमीत ने खुशी से झूमते हुए नकुल से कहा, हमें तेजी से काम करना होगा। भले ही ध्रुव बहुत पैसे वाला हो, पर है तो एक इमेच्योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही ना। भले ही उसके पास कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया हो, पर वो हमारी तरह फ्लेक्सिबल और एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा। जसमीत एक सांस में बोलता चला गया था। इतना कहकर
उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अब हमें अपने सारे रिसोर्सेज, अपनी सारी ताकत लगा देनी होगी। मुझे ये प्रोग्राम 3 दिन से पहले ही लॉन्च करना होगा और कैसे भी उस ध्रुव को पछाड़ना होगा। जसमीत का एक्साइटमेंट देखकर नकुल भी जोश में आ गया था। उसने अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ओके पापा, मैं इस पूरे हफ्ते कॉलेज नहीं जाऊंगा एंड आई डू माय बेस्ट ताकि मैं जस्सी फैमिली की इज्जत फिर से उसे दिला सकूं। क्योंकि आज ध्रुव ने उसे इतनी बुरी तरह से जलील किया था और अब नकुल कैसे भी करके ध्रुव से इस अपमान का बदला लेने के लिए कमिटेड था। उधर द मिडलटन रिजॉर्ट में ध्रुव, निशा और निहाल के बीच काफी देर तक इस शो के बारे में बात हो रही थी। उन बातों के बीच ध्रुव को कुछ याद आया और उसने अपनी डायरी में कुछ रिमाइंडर लिख दिया। इसके बाद ध्रुव ने निशा को भी उसके घर पर भेज दिया। निशा को भेजने के बाद ध्रुव ने मुड़कर निहाल को देखा। ध्रुव के इस तरह देखने से निहाल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने ध्रुव से हैरानी से पूछा, क्या बात है ध्रुव सर, क्या मैं जान सकता हूँ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? निहाल ने ध्रुव की आंखें देखी तो डरते हुए पूछा, क्या आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हो या मेरे किसी एक्शन ने आपको अपसेट किया हो तो बता दीजिए। निहाल के पूछने पर ध्रुव ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, नहीं निहाल, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ध्रुव की बात सुनकर निहाल हैरान था। निहाल जैसे लोग अपने चेहरे पर अपने दिल की बात नहीं आने देते थे और निहाल को लगता था कि वो इस काम में माहिर है, पर फिर भी ध्रुव ने उसे कैसे पकड़ लिया था। निहाल मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है। ध्रुव अभी कॉलेज में पढ़ने वाला एक सीधा साधा लड़का है, वो ऐसे कैसे मुझे पकड़ सकता है? आखिर ध्रुव मेरे मूवमेंट पर इतनी पैनी नजर कैसे रख सकता है? निहाल भले ही हैरान था, पर उसे अपनी परेशानी बतानी ही पड़ी। दरअसल कुछ दिन पहले द मिडलटन रिजॉर्ट में एक शख्स आया था जिसे डील करना आसान काम नहीं है। वो औहदे में मेरे बराबर ही है। निहाल की बात को बीच में ही काटते हुए ध्रुव ने कहा, क्या वो भी गिल फैमिली का बटलर है? ध्रुव के पूछने पर निहाल ने कहा, हाँ, गिल फैमिली में कई बटलर हैं जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं और इस दुनिया का कोई कोना, कोई हिस्सा उनकी नजर से बचा नहीं है। उनके पास पूरी दुनिया की हर बात की जानकारी है। निहाल ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ध्रुव, असल में मुझे दिल्ली में नहीं आना चाहिए। मेरा यहाँ दिल्ली में आना परमिटेड ही नहीं है, क्योंकि इस जगह का जो इंचार्ज बटलर है उसके अलावा और कोई भी इस जगह की किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकता है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव कुछ पूछने ही जा रहा था, पर निहाल ने उसे इग्नोर कर दिया। निहाल आमतौर पर ऐसा नहीं करता था, इसलिए ध्रुव को लगा कि निहाल की बात ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए ध्रुव निहाल की बात सुनने लगा। निहाल ने कहा, मुझे अभी पता चला है कि जस्सी फैमिली को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है ताकि वो एक नया टीवी शो शुरू कर सके, बिल्कुल वैसा जैसा हम करने जा रहे हैं। ध्रुव सर, क्या हमें अपने काम की स्पीड बढ़ा देनी चाहिए? जहां तक मेरी जानकारी है, जस्सी लोग 3 दिन के अंदर ये शो लॉन्च कर देंगे। ध्रुव ने निहाल का मैसेज लेकर निहाल से कॉन्फिडेंटली कहा, वो हमसे कैसे लड़ सकते हैं? उनको अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही जस्सी फैमिली के पास पैसे और अच्छे कनेक्शंस हो, पर इस बार उनका सामना मुझसे है। तुम बेफिक्र रहो, वो हमसे जीत नहीं पाएंगे। साथ ही अगर जस्सी पूरी दिल्ली के सारे लोगों को भी मिला ले तो भी इस शो को मुझसे पहले लॉन्च नहीं कर पाएंगे। ध्रुव आमतौर पर इस तरह बात नहीं करता था। आज ध्रुव को क्या हो गया था? क्या ध्रुव को खुद पर घमंड हो गया था? ये सोचकर निहाल हैरान था। निहाल उसे समझाना चाहता था कि वो संभल कर रहे, पर ध्रुव ने आगे कोई बात नहीं सुनी और निहाल के कमरे से बाहर चला गया। ध्रुव तो मिडलटन रिजॉर्ट के मेन एग्जिट के बाहर निकलने ही वाला था कि उसे लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। ध्रुव ने नजर उठाकर ऊपर देखा। वहां लाल गाउन में एक लेडी खड़ी थी। उसने जो बाडो ड्रेस पहनी थी वो काफी ग्लैमरस थी। उसके कंधे खुले हुए थे और उसके सीने तक का आधा फिगर दिख रहा था। साथ ही उसकी बाडो ड्रेस कमर से कुछ नीचे तक की थी, जिससे उसकी लंबी और सुंदर टांगे भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ध्रुव ने इस लेडी को यहाँ आते वक्त भी यहीं खड़ी देखा था। उस समय भी ध्रुव को लग रहा था जैसे कि वो लेडी ध्रुव पर ही नजर रख रही हो। तुम रहने दो, वो तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर की है। तुम ट्राई भी मत करना। उस लेडी को देखकर एक शख्स दूसरे से बोला। वो लेडी बहुत खूबसूरत थी और ध्रुव ने ध्यान दिया कि मिडलटन रिजॉर्ट में मौजूद हर शख्स उसी की तारीफ कर रहा था, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उससे बात भी कर सके।
ध्रुव ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो ध्रुव को ही देख रही थी। मिल्टन रिसोर्ट की दूसरी मंजिल की बालकनी में बैठी वो गॉर्जियस लेडी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लाल रंग की बाडो ड्रेस में उसका सांवला रंग और भी निखर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके चेहरे को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। उसे देखकर ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेरेंट्स साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होंगे। शायद यही उसकी खूबसूरती के पीछे का अल्टीमेट सीक्रेट था। जो एक बार उसे देख लेता था वो उसे कभी नहीं भूल पाता था। उसकी आंखें मैजिकल थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि वो कितनी कॉन्फिडेंट थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो लोगों को दीवाना बना दी। उसके बेबी हेयर वहां चल रही हवा के साथ मूव कर रहे थे। तो मिडलटन रिसोर्ट जैसी पैसे वाले लोगों की जगह पर भी किसी अल्फा मेल या शुगर डैडी की हिम्मत नहीं थी कि उससे बात कर सके। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था जो उसके हर जेस्चर में साफ झलकता था। उसका केवल बालकनी में शांति से खड़े रहना ही लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ रहा था। उसके वहां होने से पूरे रिसोर्ट का माहौल बदल गया था। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। कुछ लोग उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, कुछ बस अपनी आंखों में इस खूबसूरती को भर लेना चाहते थे। लेकिन वो इन सब बातों से बेपरवाह थी। वो अपनी दुनिया में मग्न थी। वो शांति से खड़ी शायद ध्रुव को ही देख रही थी। ध्रुव को यह शक था कि वो उसे ही देख रही है। उस लेडी के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। केवल उसे ही पता था कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। इतनी खूबसूरत लड़की के सामने जाने की ताकत केवल ध्रुव में ही थी। ध्रुव सीढ़ियां चढ़ता हुआ गया और जाकर उसके सामने खड़ा होकर बोला, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? पास आकर उसे देखकर ध्रुव को लगा कि वो कमाल की खूबसूरत है और उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। पर सच में उसकी ग्लोइंग स्किन से उसकी उम्र का पता ही नहीं चल रहा था। उसने मुस्कुराकर ध्रुव को देखा। फिर उसने अपनी उंगली ध्रुव के सीने पर रखते हुए पूछा, क्या आप ही टीवी प्रोग्राम एंजल के मेन इन्वेस्टर हो? इतना कहकर उसने अपनी उंगली धीरे धीरे ध्रुव की छाती पर फेरते हुए ध्रुव की ठुड्डी को ऊपर किया। उसकी अदाओं से बचना नामुमकिन था क्योंकि उसकी उंगली धीरे धीरे ध्रुव के चेहरे पर आ गई थी। उसका इस तरह से ध्रुव के साथ खेलना ना चाहते हुए भी ध्रुव को पसंद आ रहा था। ध्रुव चाहकर भी उसे मना नहीं कर पा रहा था। ध्रुव ने पूछा, आप ये कैसे जानती हो? ध्रुव के सवाल पर वो लेडी हंसी। उसकी हंसी देखकर ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ सारे जंगली फूल बरस रहे हों। उसने हंसते हुए अदा दिखाते हुए कहा, मैं कैसे जानती हूँ? मैं लोगों को ऑब्जर्व करने में माहिर हूँ। उसकी बात पर ध्रुव ने कहा, इस बात का लोगों को ऑब्जर्व करने से क्या रिलेशन? पर उस लेडी को ध्रुव के साथ खेलने में मजा आ रहा था। ऑफ कोर्स है। जस्सी फैमिली में जसमीत बहुत घमंडी इंसान है। वो कभी किसी के सामने इतना नहीं झुका जितना तुमने उसे मजबूर कर दिया था। उसके यहाँ आने के केवल दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि जसमीत किसी पैसे वाले शख्स से मिलना चाहता था ताकि कभी उसे जरूरत हो तो उसके पास कोई बड़ा इन्वेस्टर हो। दूसरा कारण ये कि शायद जसमीत तुमसे मिलकर तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था। जस्सी फैमिली दिल्ली पर राज कर रही है और दिल्ली में ऐसा कोई नहीं जो उसे इस तरह मजबूर कर पाया हो। हालांकि केवल एक एंजल टीवी शो ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो अपने आप को इस हद तक झुका सकता है। उसे इस शो में पैसे लगाने थे केवल तुम्हारी नजर में आने के लिए। शायद इसीलिए वो इतनी चापलूसी कर रहा था। उस लेडी ने अपनी बात खत्म कर ध्रुव की तरफ देखकर कहा, मैं लोगों को ऑब्जर्व करने में माहिर हूँ, आप मानते हो ना? उसकी बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा। अगर ये मान ले कि इस लड़की को कोई जानकारी नहीं थी और उसने केवल जसमीत को देखकर इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि ध्रुव ही एंजल का मेन इन्वेस्टर है तो मानना होगा। लेडी के पास कमाल की ऑब्जर्वेशन पावर है। ध्रुव को हंसता हुआ देखकर उस लेडी ने आंख मारकर कहा, अगर मेरी बात सही निकली तो तुमको मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। उसकी हर अदा ध्रुव जैसे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की समझ से बाहर थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव को पसीना आ रहा था। क्या चाहती है? ध्रुव ने मन ही मन कहा, फिर हिम्मत करके बोला, आप रिवॉर्ड में क्या चाहती हैं? पर वो जोर से हंसती हुई बोली, तुम्हें क्या लगता है
मैं तुमको अपने बेडरूम में रात गुजारने को कहूंगी? उसने बिना किसी हिचक के बेधड़क कहा। फिर ध्रुव को छेड़ते हुए आगे बोली, तुम एज अ रिवॉर्ड मुझे किस कर दो। इतना कहकर उस लेडी ने अपने होंठ आगे कर दिए। उसे ऐसा करता हुआ देख ध्रुव हैरत से उसे देख रहा था। ध्रुव के पैर कांप रहे थे। ध्रुव कंफ्यूज हो गया था कि वो क्या करे। ध्रुव ने अपने चारों ओर देखा। सभी की नजर उन दोनों पर ही थी। वो लेडी किस का ऑफर देकर ध्रुव का इंतजार कर रही थी और ध्रुव डरा हुआ और कंफ्यूज्ड था। उस लेडी को देखने के बाद ध्रुव के लिए मना करना मुश्किल था। तुम बहुत प्योर और इनोसेंट हो और मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत पसंद है। वेल, अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह के मजाक नहीं करूंगी। उस लेडी ने हंसते हुए कहा। फिर सीरियस होकर आगे बोली, मैंने अभी अभी देखा कि जैसी फैमिली को तुमने एंजल में इन्वेस्ट करने से रोक दिया है और जिंदल फैमिली, जिसकी सबसे बड़ी लड़की निशा जिंदल को तुमने अभी अभी घर भेजा है, ये लोग चाहकर भी जसमीत के बराबर का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर तुम मुझे किस नहीं कर रहे हो तो मुझे मौका दो कि जसमीत की जगह मैं एंजल में पैसे लगा सकूं। मुझे एंजल में पैसे लगाने थे पर मुझे मौका नहीं मिल पाया। उस लेडी से बात कर ध्रुव का सिर चकरा गया था। वो लेडी काफी अच्छे से प्रिपेयर करके आई थी। आखिर वो कौन थी? वो जो भी थी उसमें काबिलियत तो थी, इसलिए ध्रुव तुरंत ही रेडी हो गया। वो लेडी एंजल टीवी शो में पैसा लगा सकती थी। दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और ध्रुव द मिडलटन रिजॉर्ट से निकलकर चल दिया। वो लेडी अपनी जगह पर खड़ी शांति से ध्रुव को जाते हुए देख रही थी। फिर अपने आप से बोली, इंटरेस्टिंग। काफी दिनों से मैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग शख्स से नहीं मिली हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ध्रुव और उस लेडी को पता नहीं था कि दूर किसी जगह से निहाल उन दोनों को देख रहा था। उसे देखकर निहाल ने कहा, मैं ध्रुव सर को इस खतरनाक औरत के बारे में बताना तो भूल ही गया। मुझे उनको पहले ही वार्न कर देना चाहिए था। लेकिन ये ईमा रिंगेटा यहाँ क्या कर रही है? उसे इस जगह की जानकारी किसने दी? ईमा रिंगेटा के पापा मणिपुर के थे और आर्मी में ऑफिसर थे। माँ तमिल थी। उसने अपनी जिंदगी दुनिया के कई शहरों में बिताई थी। वो गजब की खूबसूरत थी। उसका ऑरा काफी पावरफुल था। इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि द मिडलटन रिजॉर्ट में इतने सारे सेलिब्रिटीज थे पर कोई भी उसके पास नहीं फटक रहा था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ईमा रिंगेटा जैसी लड़की को कैसे हैंडल किया जाए। उधर जिंदल फैमिली के बंगले में सभी लोग निशा के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ईशान अंकल लगातार बाहर लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। वो नर्वस भी थे और हताश भी। उन्होंने जैसे ही तृप्ति को सामने खड़े हुए देखा तो कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा को फोन कर सब कुछ बता देना चाहिए। हमें उनको यहाँ के सारे हालात बताकर उनसे वापस आने को कहना चाहिए। इस समय वहाँ जर्मनी से ज्यादा उनकी जरूरत यहाँ है। तृप्ति को बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ इतना ही जानती थी कि अगर ध्रुव और निशा इस परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो पापा भी नहीं कर पाएंगे। उसी समय निशा भी आ गई। निशा को देखकर ईशान अंकल ने हैरानी से पूछा, तुम अकेली क्यों आ रही हो? वो ध्रुव कहाँ है? कार से बाहर निकलते हुए निशा ने कहा, ध्रुव को कुछ काम था इसलिए उसने मुझे अकेले भेज दिया। दीदी, वहाँ क्या चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? तृप्ति की बात सुनकर निशा ने तृप्ति के बाल सहलाते हुए तृप्ति को देखा। निशा के चेहरे पर तृप्ति के लिए प्यार उमड़ रहा था। उसने तृप्ति से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि ध्रुव क्या करने जा रहा है। मिडलटन रिजॉर्ट में मैंने अपनी आंखों से देखा कि जस्सी बाप बेटा दोनों ध्रुव को मनाने की कोशिश कर रहे थे। जसमीत अंकल तो ध्रुव के जूते साफ करने को भी तैयार थे, पर उन लोगों को इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो छोड़ो, वहाँ लोग ध्रुव को ध्रुव सर कह रहे थे। वहाँ जाकर मुझे ध्रुव का असली रूप देखने को मिला। यहाँ तक कि निशा भी समझ नहीं पा रही थी कि ध्रुव की असली पहचान क्या थी। निशा के कहने का मतलब था कि जिंदल फैमिली में आई मुसीबत टल चुकी थी। निशा की बात खत्म होती ही ईशान अंकल अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, यहाँ ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। पहले हमें देखना होगा कि अभी हमारे पास कितने रुपए हैं।
ईशान की बात सुनकर फैमिली के बाकी लोगों ने उन्हें देखकर पूछा, पर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? आपको इस समय पैसे देखने की क्या जरूरत आ पड़ी? ईशान अंकल इतने खुश थे कि उन्होंने हंसते हुए कहा, इन्वेस्टमेंट ग्रुप चैट में अभी अभी अनाउंस किया गया है कि इन्वेस्टमेंट का जो हिस्सा अभी तक जस्सी फैमिली के पास था उसे अब जिंदल फैमिली से रिप्लेस किया जाएगा। इसीलिए अब हम लोग जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम जस्सी जितनी दौलत नहीं जमा कर पाए तो हम दूसरे शेयर होल्डर से बात कर लेंगे। ईशान अंकल की बात सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। वाह, ये हुई ना कोई बात। अब आएगा मजा। ये जरूर ध्रुव ने किया होगा। तृप्ति इतना अच्छा दोस्त कहाँ से लाई? एक ही मिनट में वहाँ छोटा मोटा सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। आज पहली बार जिंदल फैमिली जस्सी पर भारी पड़ी थी। जस्सी को न केवल इन्वेस्टर ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था, बल्कि उसकी जगह जिंदल फैमिली को मौका दिया गया था। जस्सी चाहकर भी इस शो में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा जस्सी फैमिली से दूरी बनाने का निशा का प्लान समय से पहले ही पूरा हो गया था। सभी खुशी में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तृप्ति उनकी खुशी देखकर हैरान थी। उसने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और एक तरफ जाकर ध्रुव को मैसेज किया। ध्रुव कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? इसके साथ ही तृप्ति ने एक नॉटी सा इमोजी भी भेजा था। ध्रुव ने तृप्ति का मैसेज देखकर जवाब दिया। मैं तो बस सोने जा रहा था। जवाब में तृप्ति ने कहा, कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। ध्रुव ने तृप्ति का मैसेज देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जवाब में तृप्ति का मैसेज आया। इडियट, मैं तुमसे मिल नहीं सकती क्या? तो ध्रुव जी, मुझे आपको कुछ देना है। तृप्ति कुछ देना चाहती थी। ध्रुव हैरान था कि इस समय तृप्ति क्या देना चाहती थी। ध्रुव तृप्ति को मना कर रहा था, पर जब उसने देखा कि तृप्ति मान नहीं रही है तो उसने मैसेज भेजा। तुम अभी कहाँ हो? मैं आता हूँ तुमको लेने। तृप्ति का घर यूनिवर्सिटी के पास था और रात के समय यूनिवर्सिटी जाना तृप्ति के लिए आसान था। इसलिए तृप्ति ने मैसेज भेजा कि तो मुझे यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलो। रात के समय में स्पोर्ट्स ग्राउंड सभी रोमांटिक कपल्स के मिलने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। ध्रुव ने जब सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने निशा के मुंह से सब कुछ सुन लिया है। सकता हूँ? पर जवाब में तृप्ति ने ध्रुव को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं ध्रुव, अभी नहीं, अभी आंखें मत खोलना। हालांकि इतनी देर तक आंखें बंद कर इंतजार करते करते ध्रुव की आंखें एक तरफ से थोड़ी खुलने लगी थी। ध्रुव ने अपनी अधखुली आंखों से देखा कि तृप्ति अपने हाथों में कुछ पकड़कर उसे तोड़ मरोड़ रही थी। तभी तृप्ति ने ध्रुव को आंखें खोलने के लिए कहा। हाँ ध्रुव, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो देखा तृप्ति ने अपने हाथों में पेपर स्टार पकड़ा हुआ था और मुस्कुराकर बोली, सरप्राइज! ध्रुव देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। इन पेपर स्टार्स को देखकर ध्रुव की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने मन में क्या क्या सपने सजाए थे और यहाँ तृप्ति सामने पेपर स्टार लेकर खड़ी हंस रही थी। ध्रुव की समझ में नहीं आ रहा था कि तृप्ति किस बात पर इतना हंस रही है। वहीं तृप्ति ध्रुव के चेहरे पर हैरानी देखकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर बोली, क्या बात है ध्रुव, तुमको ये पेपर स्टार पसंद नहीं आए? मैंने इनको इतनी मुश्किल से मोड़ना सीखा है। कल सारी रात मैं इसे ही फोल्ड कर बनाना सीख रही थी। तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव ने लपक कर तृप्ति के हाथ से पेपर स्टार छीनकर खुश होने का ड्रामा करते हुए कहा, वाह तृप्ति, तुमने इतने अच्छे पेपर स्टार बनाना कहाँ से सीखा? मुझे तो लगा तुम इन्हें खरीद कर लाई हो। आई एम सो सरप्राइज्ड। ध्रुव अपनी तरफ से खुश दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वैसे तृप्ति, क्या तुम मेरे लिए यही एक गिफ्ट लाई हो? ध्रुव के इस तरह से पूछने पर तृप्ति ने खुशी से कहा, हाँ ध्रुव, मैंने कल सारी रात इन्हें अपने हाथों से बनाया है। तृप्ति इतना खुश होकर बोल रही थी और वहीं ध्रुव गुस्से में मन ही मन उसे गालियां दे रहा था। ये पेपर स्टार देने के लिए तृप्ति ने उसे रात को जगाकर इतनी दूर बुलाया था। ध्रुव ने अपने चारों ओर देखा। इस रात में यूनिवर्सिटी के कई कपल्स स्पोर्ट्स ग्राउंड में बैठे थे और ये तृप्ति है जो उसे कागज से बने स्टार देकर खुश हो रही थी। ध्रुव का मन कर रहा था कि इस बेवकूफ लड़की का वो क्या करे। जब कुछ नहीं सूझा तो दोनों हाथ पकड़कर ग्राउंड के चक्कर लगाने लगा।
कुछ देर बाद लगभग 11 बजे ध्रुव ने तृप्ति को याद दिलाया कि रात के 11 बजे थे, तृप्ति को वापस जाना चाहिए। टाइम देखकर तृप्ति भी डर गई और तुरंत अपनी कार में बैठकर वापस चली गई। इस समय ध्रुव वापस मिडलटन होटल जाने के मूड में नहीं था, इसलिए वापस यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल में सोने चला गया। हॉस्टल में ध्रुव ने देखा कि उसका रूममेट और बेस्ट फ्रेंड अमन कान में हेडफोन लगाकर रूम में बाहर कॉरिडोर में बैठा कोई किताब पढ़ रहा है। तृप्ति के घर नकुल ने कहा था कि ध्रुव ने अमन से पैसे ले रखे हैं और वो अभी पाई पाई को मोहताज है। ध्रुव ने अमन को देखकर पूछा, अमन क्या चल रहा है? तुम यहाँ बैठकर क्यों पढ़ रहे हो? जवाब में अमन ने बात टालने की कोशिश की। अमन जब बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था तो ध्रुव ने फिर से पूछा, अमन तुम्हारे पास पैसे हैं? अमन उसका अच्छा दोस्त था और बारबेक्यू स्टॉल खोलते वक्त अमन ने ही ध्रुव को 2 लाख रुपए दिए थे और ध्रुव ने उसे धीरे धीरे पैसे वापस करने का वादा किया था। पर जब से ध्रुव ने अपना स्टॉल लगाया था तब से रोज कुछ ना कुछ परेशानी आ रही थी और ध्रुव उन परेशानियों में ही उलझा रहता था। ध्रुव को अमन के पैसे लौटाने का याद ही नहीं रहा और अमन जो इतनी तंगहाली में रह रहा था उसने कभी ध्रुव से पैसे लौटाने के लिए कहा तक भी नहीं। पीछे से 2 लोगों के लड़ने की आवाज आई। ध्रुव और अमन दोनों ने ही देखा। सूरज एक लड़की को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था। लड़की रोते हुए सूरज से कह रही थी और सूरज उसे धक्के मारता हुआ भगाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे पास हॉस्टल की फीस देने के पैसे नहीं है, तुमने वादा किया था। जवाब में सूरज ने कहा, चल निकल यहाँ से। तेरी रैंकिंग बढ़ाने के लिए मैंने कितने पैसे लगाए हैं, अब तेरी शक्ल ही अच्छी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सूरज हॉस्टल में ध्रुव के बगल वाले कमरे में रहता था। ध्रुव और सूरज के बीच कभी नहीं बनी थी। सूरज काफी पैसे वाली फैमिली का लड़का था और अव्वल दर्जे का अय्याश था। इस समय उस लड़की और सूरज के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसका कारण था सूरज ने यूनिवर्सिटी में चल रही लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में उस लड़की की रैंकिंग बढ़ाने के लिए काफी पैसे लगाए थे। बदले में लड़की ने उसके साथ सोने का वादा किया था, पर अब पता चल रहा था कि उस लड़की की रैंकिंग बढ़ी ही नहीं थी और सूरज उसे कितने ही दिनों से एक्सप्लॉइट कर रहा था। जबकि वो लड़की सूरज से पैसे मांग रही थी कि वो ही लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म था जिसमें कभी जैस्मीन भी परफॉर्म करती थी। ध्रुव उस लड़की को अच्छे से जानता था। वो काफी गरीब घर की थी और केवल पैसों के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर ये सब किया करती थी। ध्रुव ने देखा कि ऐसी कई गरीब लड़कियां हैं जो कुछ पैसों के लिए इन लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोस डालने के बाद सूरज जैसे लोगों के चंगुल में फंस जाती थी। और पहले ये प्लेटफॉर्म किसी की मदद करने, नॉलेज शेयर करने के लिए बनाया गया था। बाद में इसमें केवल नाच गाने की ही वीडियोस भर गईं और अब इसमें स्ट्रिप शो होने लगे थे। नॉलेज शेयर करने के लिए बनाया गया एक ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म अब केवल पॉर्न शो ही बनकर रह गया था। ध्रुव को इस बात से काफी नाराजगी थी। ध्रुव को लगा इस बारे में कुछ करना चाहिए। उधर सूरज और उस लड़की के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही थी। ध्रुव ने देखा सूरज उस लड़की पर हाथ चलाने जा रहा था तो ध्रुव से रहा नहीं गया। उसने दमदार आवाज में जोर से कहा,